नमस्कार। सोचिए, दो ऐसे ध्रुव, एक तरफ सनातन परंपरा के आप कह सकते हैं ध्वजवाहक स्वामी करपात्री महाराज, लोगों ने धर्म सम्राट भी कहते थे, बिल्कुल, और दूसरी तरफ शायद 20वीं सदी के सबसे ज्यादा विवादास्पद और विद्रोही विचारक ओशो। हाँ, ये तो है। तो इनके बीच ऐसा क्या हुआ, मतलब ऐसी क्या ठन गए कि करपात्री जी ओशो से इतने ज्यादा नाराज हो गए? ये सिर्फ आप समझिए दो लोगों का झगड़ा नहीं था, ये तो जैसे दो विचारधाराओं का एक महासंग्राम सा था। सही कहा, दो अलग दुनियाएं थी बिल्कुल। आज हम इसी टकराव की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्या है? करपात्री जी की जीवनियां हैं, उनकी जो राजनीतिक सक्रियता रही उसके रिकॉर्ड्स हैं, उनके विचारों पर लेख हैं, और दूसरी तरफ ओशो की अपनी किताबें हैं, उनके प्रवचन हैं, जिन्होंने मतलब इन विवादों का जिक्र किया है, जवाब भी दिए हैं। हाँ, तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि भाई करपात्री जी के गुस्से की असली वजह क्या थी, उनके वो स्पेसिफिक आरोप क्या थे ओशो पर, और फिर ओशो ने उनका जवाब कैसे दिया। और वो जो 1966 का गौ हत्या विरोधी आंदोलन था, जिसमें करपात्री जी की बहुत बड़ी भूमिका थी, उसका आज के समय में क्या मतलब है, क्या प्रासंगिकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है आज भी। बिल्कुल, तो चलिए खोलते हैं इस गुत्थी को धीरे धीरे। चलिए शुरुआत करते हैं स्वामी करपात्री जी से। कौन थे वो, थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए, वो 20वीं सदी के एक बहुत ही प्रभावशाली हिंदू सन्यासी थे, विद्वान थे और धर्म संघ के संस्थापक भी। अच्छा। जन्म उनका 1907 का है, उत्तर प्रदेश में, और जो जानकारी मिलती है उससे लगता है कि बचपन से ही वो दुनियादारी में ज्यादा मन नहीं था। 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी, लेकिन मन वैराग्य की तरफ ही था। पिता ने कहा तो कुछ समय गृहस्थ जीवन में रहे भी, एक बेटी भी हुई। लेकिन फिर 19 साल की उम्र में वो कहते हैं ना, सत्य की खोज में घर छोड़ दिया। अच्छा, तो ये तो आध्यात्मिक पक्ष हुआ, लेकिन वो सिर्फ साधु संत नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक, मतलब दोनों क्षेत्रों में काफी काम किया। पहले तो काशी में संस्कृत व्याकरण, वेदांत, दर्शन, इन सब का गहरा अध्ययन किया। हाँ। लेकिन फिर 1948 में उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद। अरे वाह, राजनीतिक पार्टी? जी हाँ, और ये पार्टी पूरी तरह से पारंपरिक हिंदू मूल्यों और शासन व्यवस्था की बात करती थी। और क्या ये पार्टी चली, मतलब चुनाव में हिस्सा लिया? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ नाम की पार्टी नहीं थी। इसने 1952 और फिर 1962 के लोकसभा चुनावों में कुछ सीटें भी जीती। अच्छा, तो इसका मतलब उनका प्रभाव सिर्फ धार्मिक दायरे तक नहीं था? बिल्कुल नहीं, वो राजनीतिक रूप से भी काफी सक्रिय थे। जैसे वो हिंदू कोड बिल के बहुत मुखर विरोधी थे। उनको लगता था कि ये कानून हिंदू परंपराओं में सरकार की दखलंदाजी है। ये पॉइंट तो कई पारंपरिक लोग उठाते थे उस समय। सही बात है। और उनकी राजनीतिक सक्रियता का एक और शायद सबसे बड़ा उदाहरण वो 1966 का विशाल गौ हत्या विरोधी आंदोलन है। हाँ, उसका जिक्र आपने किया था। वे उसके मुख्य आयोजकों और नेताओं में से थे। बल्कि उन्होंने तो 1948 में ही सन्मार्ग नाम का एक हिंदी अखबार भी शुरू कर दिया था। अच्छा, अखबार भी? जी, जो न सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार करता था, बल्कि हिंदू कोड बिल और गौ हत्या जैसे मुद्दों पर सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना भी करता था। उनके जो अनुयायी थे उन्हें धर्म सम्राट मानते थे, मतलब धर्म के क्षेत्र का सम्राट। तो ये थे करपात्री जी, परंपरा के रक्षक, शास्त्रों के ज्ञाता और राजनीतिक रूप से भी बेहद सक्रिय। अब आते हैं सीधे टकराव पर। ओशो ने अपने प्रवचनों में कहा है कि करपात्री जी ने उनके खिलाफ एक पूरी किताब लिख डाली। हाँ, ओशो ने ऐसा कहा है। और ओशो का आरोप ये था कि करपात्री जी ने उस किताब में ऐसी बातें ओशो के नाम से छाप दी जो उन्होंने कभी कही ही नहीं थी, और फिर उन बातों की आलोचना की। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, मतलब एक स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट बनाना? हाँ, ओशो का तो यही कहना था कि करपात्री जी ने उनके मूल विचारों को छुआ तक नहीं, बस एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा करके उस पर हमला किया। अब देखिए, करपात्री जी की उस किताब में क्या क्या ठोस आरोप थे, इसका पूरा डिटेल तो हमारे पास उपलब्ध जानकारी में सीधे तौर पर नहीं है। लेकिन दोनों के विचारों में जो जमीन आसमान का फर्क था, उसे देखते हुए अंदाजा लगाना मुश्किल भी नहीं है। करपात्री जी के लिए तो सनातन परंपरा, वेद, शास्त्र यही परम सत्य थे। हाँ, उनके लिए अनुशासन, सामाजिक व्यवस्था, ये सब बहुत महत्वपूर्ण था, सर्वोपरि था। और ओशो तो हर तरह की परंपरा, हर व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे थे। एग्जैक्टली। ओशो तो धर्म, गुरु, यहाँ तक कि जो देवी देवताओं की पारंपरिक छवियां हैं, उन पर भी प्रश्न खड़े कर रहे थे।
जैसे ओशो के ही एक प्रवचन का उदाहरण है जहां वो कृष्ण की 16,000 पत्नियों वाली बात पर टिप्पणी करते हैं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? ओशो ने इसे न सिर्फ अगली कहा, मतलब कुरूप। अरे, ये तो करपात्री जी जैसे संत के लिए जो कृष्ण को पूर्णावतार मानते हैं, ये सुनना तो मतलब ब्लास्फेमी जैसा रहा होगा, ईश्वर निंदा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। उनके लिए तो ये सनातन धर्म और अपने आराध्य पर सीधा हमला था, और यही शायद उनके तीव्र गुस्से का एक मुख्य कारण रहा होगा। हाँ, हो सकता है। ओशो की ये शैली ही थी कि वो स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा, जैसा उनके प्रवचनों में है, कि इतिहास के 100 संतों में से 99 संत एबनॉर्मल थे, या तो न्यूरोटिक या फिर साइकोटिक। क्या कहा? 99%? हाँ, ओशो का कहना था कि इन संतों का सम्मान उनके ज्ञान या आनंद की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि वो कितना दुख उठाते हैं, कितना कष्ट सहते हैं। उन्होंने वो जो खुद को कोड़े मारने या भूखे रहने जैसी तपस्याएं होती है ना, हाँ, उनकी कड़ी आलोचना की, उन्हें एक तरह की मानसिक विकृति बताया। तो ओशो ने जवाब कैसे दिया करपात्री जी के आरोपों का? एक तो उन्होंने कहा कि भाई ये बातें घड़ी हुई थी, और क्या? ओशो ने अपने प्रवचनों में कई बार, कभी सीधे नाम लेकर, कभी इशारों में, करपात्री जी और उनके जैसे पारंपरिक संतों की सोच पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये लोग अतीत में जी रहे हैं और धर्म को बिल्कुल मुर्दा बना रहे हैं। और ओशो का ये रवैया सिर्फ करपात्री जी के लिए नहीं था, वो कई स्थापित गुरुओं और धार्मिक संस्थाओं के प्रति काफी आलोचनात्मक थे। उन्होंने साफ कहा कि वो अतीत के तथाकथित महान संतों को असामान्य मानते हैं, जिनका सम्मान सिर्फ दुख भोगने पर आधारित था। आपने कहा था उन्होंने कुछ नाम लेकर भी उदाहरण दिए थे। हाँ बिल्कुल, जैसे अपने प्रवचनों में उन्होंने स्वामी मुक्तानंद के गुरु नित्यानंद का जिक्र किया, उनके विशाल पेट का। अच्छा। ओशो ने सवाल उठाया कि भाई, जिस व्यक्ति का पेट इतना बड़ा हो कि वो ठीक से हिलडुल भी ना सके, वो आध्यात्मिक रूप से कैसे जागा हुआ हो सकता है? ये तो सीधी चोट है। बिल्कुल। इसी तरह उन्होंने इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस और उसके संस्थापक प्रभुपाद की भी आलोचना की, खासकर उनके हरे कृष्ण मंत्र के निरंतर जाप की। हाँ, वो हरे रामा हरे कृष्णा वाला जाप। जी। ओशो के अनुसार एक ही शब्द या मंत्र को तोते की तरह रटते रहना वो बुद्धि को तेज नहीं करता, बल्कि उसे कुंद कर देता है, उसे मार देता है। जबकि जरूरत तो बुद्धि को और धारदार बनाने की है, नए क्षेत्रों में ले जाने की है। ये तो पारंपरिक भक्ति मार्ग पर सीधा सवाल उठा दिया उन्होंने। हाँ, और ओशो ने खुद को इस सबसे बिल्कुल अलग रखा। उन्होंने बार बार कहा कि देखो, मैं कोई संत नहीं हूँ, कोई मसीहा नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ, मैं बस एक जागा हुआ, एक अवैक साधारण इंसान हूँ। बस फर्क ये है कि बाकी दुनिया सोई हुई है। अच्छा। ओशो के शब्दों में ही कहें तो उनके उपदेश मानने वालों यानी बिलीवर्स या डॉगमेटिक फॉलोअर्स के लिए है ही नहीं, वो तो सोचने वालों यानी थिंकर्स के लिए है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरी किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लेना कि मैं कह रहा हूँ, पहले उसे अपनी कसौटी पर कसो, अपने अनुभव से जानो, और अगर वो तुम्हें बौद्धिक या आध्यात्मिक रूप से सही ना लगे तो उसे फौरन खारिज कर दो। उनका पूरा जोर था व्यक्तिगत अनुभव पर, सेल्फ ऑब्जर्वेशन पर, ध्यान पर। ये तो करपात्री जी के नजरिए से बिल्कुल मतलब 180 डिग्री अलग था। वो शास्त्र और गुरु वचन को परम प्रमाण मानते थे। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जरा उस घटना पर वापस आते हैं जिसने करपात्री जी की राजनीतिक और धार्मिक छवि को और मजबूत किया था। 1966 का गौ हत्या विरोधी आंदोलन। आपने बताया वो मुख्य नेता थे। जी। क्या हुआ था उस दिन दिल्ली में? हाँ, वो तारीख थी 7 नवंबर 1966। दिल्ली में एक बहुत बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी। हजारों साधु थे, नागा साधु थे, आम लोग भी थे। सब गौहत्या पर पूरे देश में बैन लगाने की मांग लेकर संसद भवन की तरफ बढ़ रहे थे। और करपात्री जी नेतृत्व कर रहे थे। जी हाँ, वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन जैसा कि उस समय की रिपोर्टों और बाद के विश्लेषणों में भी आता है, ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। भीड़ काफी उग्र हो गई। उग्र मतलब क्या किया भीड़ ने? भीड़ ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए। नारे लग रहे थे जैसे स्वामी रामेश्वरानंद की जय। पुलिस पर भारी पत्थरबाजी हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पथराव में कुछ पुलिस वाले घायल हुए और शायद एक की मौत भी हुई। स्थिति जब बिगड़ने लगी तो पुलिस ने पहले आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज किया, लेकिन भीड़ काबू में नहीं आई। फिर दोपहर करीब 1:30 बजे
पुलिस ने गोली चला दी। गोलीबारी संसद के पास? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात थी। गोलीबारी के बाद भीड़ इधर उधर तो हुई, लेकिन हिंसा रुकी नहीं, बल्कि दिल्ली के दूसरे इलाकों में फैल गई। कहाँ? उस समय के जो कांग्रेस अध्यक्ष थे के कामराज, उनके घर पर हमला हुआ। कई और बड़े नेताओं के घरों पर, सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। मतलब एक भयानक स्थिति पैदा हो गई थी, पूरा शहर हिल गया था। और करपात्री जी और उनके समर्थक इसे कैसे देख रहे थे? उनके लिए ये धर्म की रक्षा के लिए एक जरूरी संघर्ष था। अच्छा, इसका राजनीतिक असर क्या हुआ फिर? क्या सरकार ने गौहत्या पर बैन लगा दिया? नहीं, देशव्यापी बैन तो नहीं लगा, लेकिन राजनीतिक असर काफी गहरा हुआ। अगले ही साल 1967 में लोकसभा चुनाव हुए। हाँ। उसमें भारतीय जनसंघ, जो गौरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठा रही थी, उसकी सीटें 14 से बढ़कर सीधे 35 हो गईं। अरे वाह, काफी बड़ा उछाल। हाँ, और वहीं कांग्रेस को सीटों का नुकसान हुआ। उसका वोट शेयर भी गिरा, खासकर हिंदी बेल्ट के शहरी इलाकों में। हालांकि जनसंघ इस मुद्दे को कोई बहुत बड़े राष्ट्रीय चुनावी लाभ में तो नहीं बदल पाया, लेकिन उसने कांग्रेस के एक छत्र राज को चुनौती जरूर दे दी थी। इंदिरा गांधी सरकार ने दबाव में आकर गौ हत्या के मुद्दे पर विचार के लिए एक समिति जरूर बनाई थी, लेकिन वो समिति सालों साल चलती रही और आखिरकार 1979 में बिना कोई ठोस रिपोर्ट दिए ही भंग कर दी गई। तो मतलब मुद्दा जस का तस रह गया। अब ये सवाल उठता है कि 1966 की वो घटना, करपात्री जी का वो आंदोलन आज कितना प्रासंगिक है? क्या आज भी ये मुद्दा जिंदा है? ये सवाल आज शायद पहले से भी ज्यादा तीखा है। गौ रक्षा का मुद्दा आज भी भारतीय राजनीति और समाज का एक बहुत ही संवेदनशील और कहना चाहिए ज्वलंत हिस्सा है। हाँ, खबरें तो आती रहती हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसमें हाल की घटनाओं का भी जिक्र है। जैसे कुछ राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, वहाँ गौरक्षक आईडी कार्ड जारी किए जाने की खबरें थीं। हाँ, सुना है। तो दूसरी तरफ बीफ रखने या ले जाने के शक में भीड़ की हिंसा, लिंचिंग, ऐसी दुखद घटनाएं भी हुई हैं। जैसे हरियाणा के चरखी दादरी में साबिर मलिक नाम के एक मजदूर की हत्या का मामला सामने आया था। और कानूनी स्तर पर भी कुछ बदलाव हुए हैं। हाँ, कुछ राज्यों ने तो कानून बहुत ज्यादा सख्त कर दिए हैं। जैसे गुजरात ने 2017 में कानून बदला, गौ हत्या के लिए सजा बढ़ाकर आजीवन कारावास तक कर दी, और अगर कोई बीफ रखता हुआ पाया गया तो उस पर भी 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माना। बाप रे, आजीवन कारावास। जी। आलोचना इस बात की भी होती है कि कई बार प्रशासन ऐसी हिंसा को रोकने में नाकाम रहता है, या फिर कभी-कभी तो उल्टे पीड़ितों पर ही पशु तस्करी जैसे आरोप लग जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बुलडोजर न्याय जैसी कार्रवाइयों का भी जिक्र मिलता है। जैसे मध्य प्रदेश में बीफ रखने के आरोप में कुछ लोगों के घर गिरा दिए गए, या यूपी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर ऐसी कार्रवाई हुई। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ अलग अलग स्रोतों में जो जानकारी दर्ज है वो बता रहे हैं। किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना जरूरी है। तो ये सब सुनकर हम वापस करपात्री जी और ओशो पर आते हैं। आखिर ये टकराव इतना गहरा क्यों था? क्या करपात्री जी ओशो को समझ ही नहीं पाए, या शायद समझना ही नहीं चाहते थे? देखिए, मुझे लगता है ये समझने या ना समझने से ज्यादा स्वीकार करने या ना करने का मामला था। उनकी दुनियाएं ही बिल्कुल अलग थीं। स्वामी करपात्री महाराज के लिए सत्य क्या था, धर्म क्या था, जीवन का सही रास्ता क्या था, वो सब शास्त्रों में था, वेदों में था, सदियों से चली आ रही सनातन परंपरा में था। हाँ। उनके लिए अनुशासन, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक नियमों का पालन, यही व्यक्ति और समाज के कल्याण का एकमात्र रास्ता था। वो उस पूरे ढांचे के, उस सिस्टम के रक्षक थे। और ओशो? ओशो उस हर ढांचे को, हर सिस्टम को तोड़ देना चाहते थे जो व्यक्ति की चेतना को, उसकी स्वतंत्रता को बांधता हो, चाहे वो धर्म का ढांचा हो, समाज का हो या राजनीति का। अगर आप ओशो की किताबें देखें, उनके प्रवचन सुने, तो उनका सार यही है कि किसी बाहरी सत्ता को, चाहे वो शास्त्र हो, गुरु हो, भगवान हो, समाज हो, उसको अंतिम सत्य मानना ही गुलामी है। उनके लिए सत्य केवल व्यक्तिगत अनुभव से मिलता है, स्वयं की खोज से, ध्यान से और वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने से। वो हर तरह के संगठन, पंथ, डॉगमा यानी कट्टर सिद्धांत और हर तरह के पाखंड के सख्त खिलाफ थे। वो तो खुद को एंटी गुरु कहते थे।
कहते थे मैं अनुयायी नहीं, विद्रोही पैदा करना चाहता हूँ। तो ये तो बिल्कुल मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा फर्क हो गया। बिल्कुल। ये सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं था, ये दुनिया को देखने के, अस्तित्व को समझने के दो बिल्कुल विपरीत नजरिए, दो वर्ल्ड व्यूज का टकराव था। एक की जड़ें अतीत और परंपरा में बहुत गहरी थीं। दूसरा उन जड़ों को काटकर व्यक्ति को मुक्त आकाश में उड़ने के लिए कह रहा था। तो जाहिर है करपात्री जी की नजर में ओशो धर्म पर, संस्कृति पर, पूरी भारतीय सभ्यता पर हमला कर रहे थे, युवाओं को गुमराह कर रहे थे। हाँ। और ओशो की नजर में करपात्री जी और उनके जैसे पारंपरिक संत उन जंजीरों के प्रतीक थे जिन्होंने इंसान को सदियों से बांध रखा है, उसे सोचने से, अनुभव करने से रोका हुआ है। ऐसे में संवाद कैसे होता? एक दूसरे को समझना शायद मुमकिन ही नहीं था। ये सोचने वाली बात है। परंपरा और विद्रोह, व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये जो तनाव है जो हमें करपात्री जी और ओशो के टकराव में इतने तीखे रूप में दिखा, क्या वो आज भी हमारे समाज में नहीं है? हमारी राजनीति में, हमारी सोच में? बिल्कुल है। क्या आज भी हम धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, समाज के नाम पर बनी लकीरों और दूसरी तरफ व्यक्ति की चेतना की उड़ान के बीच संघर्ष नहीं कर रहे? ये सवाल शायद करपात्री जी और ओशो दोनों छोड़ गए और इनका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा। सही कहा। तो आज हमने स्वामी करपात्री महाराज ओशो के बीच के इस तीव्र वैचारिक संघर्ष को खंगालने की कोशिश की। हमने ये समझने की कोशिश की कि करपात्री जी के ओशो पर गुस्से की वजह क्या थी, उनके खास आरोप क्या थे और ओशो ने उन पर कैसे पलटवार किया। जी। और साथ ही हमने 1966 के गौ हत्या विरोधी आंदोलन में करपात्री जी की भूमिका और उस पूरे मुद्दे की आज तक जो गूंज सुनाई देती है उसे भी समझने की कोशिश की। हाँ, और ये विषय इतने गहरे हैं, इतने परतदार हैं कि इन पर और भी बहुत बात की जा सकती है। हमने जो बातें आज की वो करपात्री जी की किताबों, लेखों और ओशो के प्रवचनों के आधार पर थीं, लेकिन ये इस टकराव की जटिलता की बस एक झलक ही है। ये सिर्फ दो व्यक्तियों की कहानी नहीं है, ये भारत के वैचारिक मंथन का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। बिल्कुल। तो अगर आपको ये विश्लेषण दिलचस्प लगा, अगर इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक जरूर करें। हाँ, और शेयर भी करें। इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही ज्ञान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं तो द डीप डाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की तह तक जाने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।